નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પ્રદીપસિંહ સ્કૂલ વતી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, ચેપ્ટર नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के जेनी अंदर भाग 2. तो बाल दोस्तों, हमने देखा कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने थे उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ी थी. तब तक हमने देखा था. अब आगे शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को उसके लिए प्रेरित करते रहे. शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे. शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी. गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आए थे. आह्वान यानी कि बुलाना. उसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की. उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा. परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोकसभा मंडल में शामिल हुए, जिनके वे जीवन भर सदस्य रहे. उसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्वार के काम में अपने आप को लगाया. यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया. सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा. तो क्या हुआ बाल दोस्तों कि सन 1930 में नमक तोड़ो जो कानून था, नमक कानून तोड़ो आंदोलन था, उन्होंने हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने भाग लिया था और उनका फल यह हुआ कि उनको जेल जाना पड़ा था. यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत थी वो शुरू हो गई और सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही. इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए. कितनी बार? तो 7 बार. उसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी. दूसरी जेल यात्रा उन्होंने सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी. दूसरी बात, वो जेल कब गए थे? तो किसान आंदोलन में जब उन्होंने भाग लिया था, ठीक है, तब उन्होंने जेल जाना पड़ा था. सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी. उस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वही दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे हुए थे. सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बन गए. उस पद पर वे 1938 तक रहे. किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसान की दशा का अध्यक्ष करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया. पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था. अब आगे देखते हैं बाल दोस्तों. उसके बाद के 6 वर्ष तक वे इलाहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप से जुड़े हो रहे. मैं समझता हूँ कि उस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट परिचित कराया. उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था. अब उसके साथ ही इलाहाबाद नगरपालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था. लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे. कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण
सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। निर्वाचित यानी कि पसंद हुए। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत होती है, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को कौन अपना राजनीतिक गुरु मानती थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने कहा था कि इन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया था। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्हीं रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपने जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, दक्षता यानी कि बाल दोस्तों प्रावीण्य यानी कि गुजराती में उसे बोलते हैं होशियार, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार के औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। वो क्या मानते थे, ये प्रश्न आएगा। वो अपने आप को जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक मानते थे। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली थी, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। ठीक है बाल दोस्तों, आगे देखते हैं। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसम्मान, आत्मसंयम से काम लिया था। अधिकारों से अधिक कर्तव्य को तरजीह दी। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह के विचार व्यक्त किए। अब बाल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न के रूप में आ सकता है। आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हो। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन उससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। तो बाल दोस्तों, हमने अब तक देखा कि हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है, उन्होंने अपना जीवन देश के प्रति कैसे लगा दिया, उनका गहरा परिचय हमें इस इकाई के माध्यम से मिलता है। तो यहाँ पर हमारा जो लाल बहादुर शास्त्री था वो यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।